once again welcome. Today I have come with a very excellent and nice video. दोस्तों आज का वीडियो आपको पूरा देखना है. The reason behind it क्योंकि यह वीडियो आपकी एक बहुत बड़ी समस्या को सॉल्व करेगा और इस वीडियो को अपलोड करने के पीछे भी एक बड़ा उद्देश्य था. बहुत सारे स्टूडेंट को ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आता है. बहुत बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप हमको डिफरेंट टॉपिक्स पढ़ाते हैं पर कभी आप हमें एक ऐसा सेशन पढ़ाइए जिसमें कि आप हमको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरे ट्रांसलेशन की ट्रिक बताएं ताकि जब भी हम किसी स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना चाहें तो वी कैन गो इन करेक्ट वे. सो फ्रेंड्स आज का यह वीडियो डेडिकेट है टू हाउ टू ट्रांसलेट स्मॉल सेंटेंसेस, हाउ टू ट्रांसलेट बिगर सेंटेंसेस एंड हाउ टू कम्युनिकेट बेटर इन इंग्लिश. तो दोस्तों आज का यह सेशन आपकी रीडिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग साथ ही साथ स्पीकिंग इन सबको इम्प्रूव करेगा क्योंकि इस वीडियो में आप देखेंगे वेरियस रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन. हिंदी किसी भी हिंदी सेंटेंस को या किसी भी हिंदी में आए हुए थॉट को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे आप तो ये सीखेंगे. और यदि मैं इसके कंटेंट की बात करूं तो आज आपको कंटेंट मिलेगा कंप्लीट जो कि आपकी हर इंग्लिश समस्या को सॉल्व करेगा. बिगिनर्स, मॉडरेट और एक्सपर्ट सबके लिए ये सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है. आज हम बात करेंगे एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस की. देखिए स्टेप बाय स्टेप अगर आपको ग्रेट लर्निंग पर जाना है तो आपको थोड़ा पैसेंस रख के सारी चीजों को वॉच करना होगा. सो एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस पर हम बात करेंगे. ऑर्डरिंग की बात करेंगे कि भाई हम सेंटेंस को अरेंजमेंट, अगर हम डिफरेंट वर्ड्स को अरेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हमको किस फॉर्मेट का ध्यान रखना है. साथ ही साथ हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन. कभी कभी क्या होता है कि हमारे व्हाइल यू आर थिंकिंग तो हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना तो सीख जाते हैं बट उससे रिलेटिव कैसे सेंटेंसेस बनेंगे हम इस पर बात करेंगे. साथ ही साथ इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपको अगर 2 वर्ब्स वाले सेंटेंस मिल जाए तो उनका ट्रांसलेशन कैसे करना है और साथ ही साथ कोई बड़े से बड़ा सेंटेंस मिल जाए तो उसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है. मतलब कि इस वीडियो के एंड तक आप अपनी सारी इंग्लिश की समस्या, ट्रांसलेशन वाली प्रॉब्लम को दूर कर देंगे. वो वाला क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि सर मैं इंग्लिश समझ तो पाता हूँ पर मैं बोल नहीं पाता, ये वाली प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी. बस नाउ यू नीड टू वर्क आउट ऑन द डिफरेंट ग्रामर्स एंड वोकैबुलरी एंड यू नीड टू कम्युनिकेट. सो लेट्स एंजॉय. फटाफट इसको लाइक कर दीजिए. ओके, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल सो फर्स्ट सब्सक्राइब and push the bell icon so that you can get the latest notification very soon. So let's be ready for learning. So देखिए आज हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि एलिमेंट ऑफ अ सेंटेंस. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सबसे पहले तो हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि अगर एक सेंटेंस है तो उसको हम सेंटेंस क्यों कहते हैं. ओके, सेंटेंस हैज द मीनिंग वाक्य. जब हम ये पूछते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस तो हम में से बहुत सारे भैया दीदी कहते हैं कि सर द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस. कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस. बट इस मिथ को हटा दीजिए, इस कॉन्सेप्ट को लर्न कीजिए जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं कि मीनिंगफुल सिक्वेंशियल combination of words is called sentence. ध्यान से देखिए. Okay, a meaningful sequential combination of words is called sentence. मतलब कोई भी सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें क्या होगी मीनिंग एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट सीक्वेंस होगा. मतलब कि यदि उसमें सीक्वेंस नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं है. ओके, गेटिंग माय पॉइंट. सो कभी भी अ मीनिंगफुल सिक्वेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड अ सेंटेंस. तो आप इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे भाई हम, तो इसको मैं आपको अंडरस्टैंड करने का एक सुपर तरीका बताता हूँ कि पूरे इंग्लिश कम्युनिकेशन में आपको 2 ही तरह के सेंटेंस मिलेंगे. वन इज नाउन ओरिएंटेड और अनदर इज एक्शन ओरिएंटेड. ठीक है, तो अगर हम बात करें नाउन ओरिएंटेड सेंटेंस की स्ट्रक्चरिंग की तो इसकी एक बेसिक स्ट्रक्चरिंग होगी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन, या दूसरे शब्दों में हम इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे. तो ये सीक्वेंस हो गया इसका. और यदि एक्शन ओरिएंटेड सेंटेंस है तो दैट विल बी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ये सीक्वेंस आपको मिलेगा. दैट इज बेसिकली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस. तो ये हम सारी चीजें वन बाय वन करने वाले हैं, सब कुछ अंडरस्टैंड करें.
तो एक सेंटेंस क्या हुआ कि अ सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग अ मीनिंग, दैट इज अ सेंटेंस। तो यदि नाउन ओरिएंटेड है, अब इनके लिए मैंने प्रीवियस में वीडियो डाल रखी कि कौन सा नाउन ओरिएंटेड है और कौन सा एक्शन ओरिएंटेड है, सो यू कैन फॉलो दैट आल्सो। बट ये फंडा क्लियर हो गया, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नाउन, नाउन ओरिएंटेड, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें कि किसी भी सेंटेंस में विच आर द एलिमेंट्स, सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एलिमेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, बट अगर मैं कोर बात करूं तो सेंटेंस में आपको एक सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ओके, एक हेल्पिंग वर्ब आपको देखने को मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, आपको एक एक्शन वर्ब देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी, एक्शन वर्ब देखने को मिलेगी, और एक्शन वर्ब के अलावा ऑब्जेक्ट मिलेगा। और यदि सेंटेंस में इनसे ज्यादा, मतलब इन कोर सिंपल सेंटेंस से बढ़कर अगर वो और कोई भी सेंटेंस हुआ, तो उसमें आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा कंजक्शन का, ओके, कंजक्शन जोड़ने का काम करेगा, और जो प्रीपोजिशन है वो आपको स्थान या स्थिति बताएगा, ठीक है। तो ये हमारे एलिमेंट हो गए। अब अगर आपने कोई भी, अच्छा देखिए, ट्रांसलेशन में जो सबसे बड़ी गलती होती है, अभी मैं रूल आपको बताऊंगा ट्रांसलेशन के, अभी हम सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, तो भाई सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के दो तरीके हैं आपके पास, ओके। या तो अगर सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो यू कैन आइडेंटिफाई द डूअर, किस एक्शन को काम करने वाला कौन है, या अबाउट whom और which we talk, ओके। सब्जेक्ट ये होगा, या तो डूअर होगा, या जिसके बारे में बात होगी वो सब्जेक्ट होगा। ऐसा कोई भी एक्सप्रेशन जो टाइम को बताता होगा वो क्या होगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब। कोई भी ऐसा वर्ड जो कि किसी काम को बताता है, अर्थात एक्शन को बताता है, वो क्या होगा, वर्ब होगी हमारी, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ओके, इट मींस सब्जेक्ट जिस पर काम करे, सब्जेक्ट जिस पर काम करे, अर्थात एक्शन के बाद जिसमें परिवर्तन हो, वो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। या नाउन ओरिएंटेड सेंटेंस में होता है कि सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए, ठीक है। मान लीजिए कोई सेंटेंस आपके माइंड में आया और आप उसका ट्रांसलेशन करने वाले हैं, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, एक्शन कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है और ऑब्जेक्ट कौन सा है। ये सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन जरूरी है। क्यों? क्योंकि अभी हमने देखा कि किसी भी सेंटेंस की सीक्वेंसिंग आपको ऐसे करनी पड़ेगी, तब आप उसका करेक्ट ट्रांसलेशन कर पाएंगे। सो सी एवरीवन, जैसे आपने यहाँ एक सेंटेंस देखा कि मैं, ओके, अंग्रेजी सीख रहा हूँ। इजी सेंटेंस इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। देखिए, अगर आपको सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, आपके सेंटेंस में, तो जो भी वर्ब होगी, तो वर्ब तो आपको समझ में आएगा कि भाई सीखना कोई काम हो रहा है, मतलब ये हमारे सेंटेंस की क्या हो गई, मेन वर्ब हो गई। तो इससे पूछिए कौन, क्या पूछ रहे हैं, कौन। ओके, कौन सीख रहा हूं, तो आंसर आएगा मैं। इस कौन का आंसर क्या आया, मैं। तो मैं आपके सेंटेंस का क्या हो गया, सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसी कौन सी बात है जिससे हमको पता चल रहा है कि ये किस टाइम की बात हो रही है और एक्शन की स्थिति क्या है, तो हमको ये वर्ड मिला, रहा हूं, जो हमको बता रहा है कि द वर्क इज इन प्रोसेस, काम चल रहा है, और किसकी बात हो रही है, वर्तमान की बात हो रही है। तो ये जो रहा हूं है, इस सेंटेंस का क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब तो आप ढूंढ ही चुके थे, ठीक है। अब आपको ढूंढना है कि सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है। तो ऑब्जेक्ट के ढूंढने के लिए दो क्वेश्चन आपको वर्ब से पूछने पड़ेंगे। क्या पूछने पड़ेंगे, क्या और किसे या किसको। तो अगर आपको क्या से आंसर मिल जाता है तो आपको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, क्या से नहीं तो किसे या किसको। ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, यू विल फाइंड आउट द ऑब्जेक्ट। अब इस सेंटेंस में वर्ब से पूछिए, ओके, क्या सीख रहा हूं, इंग्लिश, अंग्रेजी आया, तो ये आपका जो इंग्लिश है या अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक।
तो जब भी सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है सेंटेंस में, यू नीड टू आस्क द क्वेश्चन कौन, बाय वर्ब आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस हेल्पिंग वर्ब जो आपको टाइम बताएगा, जो वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप ऑब्जेक्ट वर्ब से पूछिए क्या या किसे, सो यू विल फाइंड द ऑब्जेक्ट। समटाइम व्हाट हैपन कि सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, तो दो ऑब्जेक्ट होने पर कोई घबराने की जरूरत नहीं, पहले लिविंग थिंग को ऑब्जेक्ट बनाइए और उसके बाद उसी में नॉन लिविंग थिंग को जोड़ दीजिए, ऐसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो ये आप समझ गए कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूँ। अब मैंने इसके ट्रांसलेशन का आपको एक सीक्वेंस बताई कि कोई भी सेंटेंस जिसमें एक्शन हो रही हो उसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट से, ठीक है। लगाते जाइए। ओके, सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं, आई, ठीक है। फिर क्या लगाना होता है, हेल्पिंग वर्ब, तो लर्न, ओके, आई लर्न, ओके ओके। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए जस्ट व्हाट यू नीड टू कीप इन द माइंड, ओके, ठीक। अभी देखिए फटाफट कि आपका सीक्वेंस क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, फिर किसके पास जाना है, हेल्पिंग वर्ब के पास, तो रहा हूं को हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, एम, ओके, लर्न, ओके, इंग्लिश। अब देखिए इसका जो करेक्ट ट्रांसलेशन हुआ ये होता है आई एम लर्निंग इंग्लिश। पर यदि आप बिगिनर हो और आपको अभी नहीं पता कि ing कब लगता है, कैसे लगाना है, तो आप कम से कम इतना तो ट्रांसलेशन कर सकते हैं कि आई एम लर्न इंग्लिश। जब आपको ग्रामर के रूल पता हो जाएंगे तो आप इसको बना लीजिएगा आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो ये सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, इसकी ऑर्डरिंग कैसे होती है, ये हमने बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब जो कोर चीज है जिससे हमको, अभी हमने आइडेंटिफाई कर लिया है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और हेल्पिंग वर्ब क्या है। अब हम बात करते हैं हाउ टू ट्रांसलेट, हाउ टू ट्रांसलेट मतलब ये जो चीजें हैं ये व्यक्ति भूल जाता है और इसी के कारण वो फाइनल रिजल्ट पर नहीं पहुंच पाता। तो द वेरी फर्स्ट थिंग कि ट्रांसलेशन का रूल कहता है कि थिंक और राइट फुल सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस का जब आप ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो आप अगर उसको सोच रहे हैं या आप उसको लिख रहे हैं तो आपका सेंटेंस कैसा होना चाहिए, फुल। इट मीन्स कि सेंटेंस या तो काय पर एंड होना चाहिए, फुल स्टॉप पर, या तो वो एंड होना चाहिए कॉमा पर, या तो वो एंड होना चाहिए क्वेश्चन मार्क पर, तभी आपका सेंटेंस पूरा होगा। तो कभी भी ट्रांसलेशन अधूरा नहीं करना है वंस यू थिंक द कंप्लीट सेंटेंस। आपने कंप्लीट सेंटेंस देखा। नंबर 2 पर आपको करना है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मतलब आप उसका अगर ट्रांसलेशन करने जाएंगे तो आपको सबसे पहले उसकी पहचान होनी चाहिए कि भाई ये सेंटेंस कैसा है, ये सेंटेंस कैसा है। तो आइडेंटिफिकेशन करेंगे तभी आप उसमें करेक्ट ग्रामर लगा पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफिकेशन। तो अब चूंकि हमारे कम्युनिकेशन में 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, नाउन ओरिएंटेड और एक्शन ओरिएंटेड। तो सेंटेंस अगर आपने हिंदी में लिखा है या आपने सोचा है तो फर्स्ट यू अंडरस्टैंड कि वो नाउन ओरिएंटेड है या एक्शन ओरिएंटेड है। तो उसमें अगर काम हो रहा है तो एक्शन ओरिएंटेड, काम नहीं हो रहा है तो नाउन ओरिएंटेड। सो नाउन ओरिएंटेड में देखिए कि नाउन के साथ क्या जुड़ा है वो आपको बताएगा कि इसमें किस हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है। और एक्शन ओरिएंटेड में आपको देखना है कि एक्शन के साथ क्या जुड़ा है, एक्शन के साथ क्या जुड़ा है, वो आपको बताएगा कि सेंटेंस किस टाइप का है, ठीक है। तो अब आपने क्या किया कि सबसे पहले सेंटेंस को पूरा फाइंड आउट किया। दूसरे नंबर पर आपने आइडेंटिफाई किया कि ये किस तरह का सेंटेंस है, नाउन ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड है। और इसके बाद आपको सेंटेंस में नंबर 3 फाइंड आउट करना है कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो रही है, इसमें मेन वर्ब कौन सी हो रही है और इसका ऑब्जेक्ट क्या है। ये फाइंड आउट कर लिया आपने। और आपको फट से जैसे ही आपने आइडेंटिफाई किया तो आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाना है और कौन सा मेन वर्ब लगाना है, दैट इज द ग्रामर रूल। इसके लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, ग्रामर। तो आप फट से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर एंडिंग पर जो सेंटेंस एंड हो रहा है इसमें मैं इस हेल्पिंग वर्ब का यूज करूंगा या इसमें इस मेन वर्ब का यूज होगा। अब जब आप सेंटेंस को अरेंज करने जाते हैं, 4th नंबर पर क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन।
तो आपको रिप्रेजेंट करते समय आपको देखना है कि ये टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, मतलब ये किस तरह का सेंटेंस है। ये अभी मेथड बहुत लंबी लग रही है, पर जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपका शार्पनेस आता जाएगा और आपका कम्युनिकेशन डेवलप हो जाएगा। सो आपको क्या देखना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। आप शुरू से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, पहले आपने पूरा सेंटेंस सोचा, फिर आपने देखा कि ये नाउन ओरिएंटेड है, एक्शन ओरिएंटेड है, आपने फिर इसके बाद क्या किया, उसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड किया। जो आपने आइडेंटिफाई किया था उसी के आधार पर आपने करेक्ट हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज देखा। इसके बाद आपको क्या देखना है, टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, अब हम करेंगे इसका रिप्रेजेंटेशन। क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन। तो अब रिप्रेजेंटेशन में जब आप जाएंगे तो आपको देखना है कि भाई आपका सेंटेंस अफर्मेटिव है, ओके, आपका सेंटेंस नेगेटिव है, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है, या आपका सेंटेंस WH वर्ड है, क्वेश्चन है, या आपका सेंटेंस WH वर्ड नेगेटिव। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं बता दूं कि एक दिन में कोई भी फर्राटेदार नहीं इंग्लिश बोलेगा जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा। आप इस ट्रिक को लर्न कीजिए और इससे हजारों सेंटेंस बनाइए, यू विल गेट। तो देखिए, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो क्या, व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यदि सेंटेंस नेगेटिव है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब में क्या जोड़ देना है, नॉट, और फिर मेन वर्ब लगा देना है, देन यू गो फॉर ऑब्जेक्ट। तो किसी भी नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या तरीका है, हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़। इंट्रोगेटिव अर्थात अगर आपका हिंदी सेंटेंस क्या से बिगिन हो रहा है तो यू नीड टू बिगिन द सेंटेंस बाय हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप उसमें सब्जेक्ट लगाएंगे, देन यू गो फॉर मेन वर्ब, देन यू गो फॉर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। यदि सेंटेंस में क्या भी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है तो योर सेंटेंस विल बिगिन बाय हेल्पिंग वर्ब, देन यू पुट सब्जेक्ट, देन उसके बाद उसमें नॉट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, देन यू गो फॉर ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन। ये आपकी सीक्वेंसिंग हो गई किसकी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। यदि कोई भी WH वर्ड क्वेश्चन बना रहे, जैसे कोई प्रश्न है जिसमें क्या, कौन, कब, कैसे अगर बीच में आ रहा है तो आपको उसकी सीक्वेंसिंग कैसे करनी है, इट विल स्टार्ट बाय WH वर्ड, और WH वर्ड के बाद कसम खा लीजिए कि हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना ही करना है। किसका यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब का। फिर आपको किसके पास जाना है, सब्जेक्ट के पास, फिर इसमें लगाना है मेन वर्ब और देन यू अप्लाई ऑब्जेक्ट। यदि मैं इसको बोलूं नंबर 3 फार्मूला तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। WH वर्ड के बाद नंबर 3 दैट इज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट लगा देंगे, है ना। और यदि WH वर्ड नेगेटिव सेंटेंस की बात करनी है तो व्हाट विल यू डू, WH वर्ड से स्टार्ट करेंगे, WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, इसके बाद सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट के बाद क्या लगेंगे, नॉट, और फिर लगाएंगे मेन वर्ब, देन यू गो फॉर ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर दैट द क्वेश्चन। तो ये एक बार कसम खा लीजिए, एक बार अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि कोई भी सेंटेंस अगर हमको ट्रांसलेट करना है तो उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये किस फॉर्म का सेंटेंस है। अब जब आपने इसको एक बार आइडेंटिफाई कर लिया कि सेंटेंस हमारा किस फॉर्म का है, तो बस अगर वो सिंगल है, सिंगल वर्ब वाला है तो आप उसको ऐसे ट्रांसलेट कीजिए, और यदि वो डबल वर्ब या ट्रिपल वर्ब वाला है तो उसको वैसे ट्रांसलेट कीजिए। तो मैं आपको अब जो अगला ट्रिक मेरा लेके जाऊंगा, ये मैं बात करूंगा हाउ टू ट्रांसलेट टू वर्ब सेंटेंस। ठीक है, यहां पर मैं 2 सेंटेंस लिखता हूं कि वह अंग्रेजी सीखना चाहता है, वह अंग्रेजी सीखना चाहता है, और मैं खाना पकाना सीख रहा हूं। ओके, ये दोनों सेंटेंस आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। जब भी सेंटेंस में 2 वर्ब आपको देखने को मिले, देखिए यहां पर सीखना भी है, चाहता भी है, 2 वर्ब हो गई, ओके। खाना, ओके, यहां पर पकाना और सीखना, यहां फिर से हमारे पास 2 वर्ब हो गई, पकाना और सीखना। तो ऐसे सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का एक फंडा है कि बेटा ये जो है ना, ये जो लास्ट वाली वर्ब है, कौन है, लास्ट वाली, हिंदी सेंटेंस के लास्ट वाली वर्ब को क्या मानते हैं हम, मेन वर्ब मानते हैं, और इसमें ही ग्रामर का रूल लगाते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, ग्रामर रूल। मतलब कि ये जो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड आया
उसको हमने क्या माना, मेन वर्ब माना, और रूल किस में लगाया, इसमें। और ये जो सेकंड वर्ब थी कौन सी, सीखना, कौन सी वर्ब थी, सीखना, इसको हमने क्या किया कि जो पहली मेन वर्ब थी उसके साथ 2 + V1 करके जोड़ दिया। क्या कर दिया, 2 + V1 करके जोड़ दिया, ठीक है। और अब ट्रांसलेशन कैसे शुरू करें, तो ट्रांसलेशन का एक फंडा कि कैसे शुरू करें, फटाफट समझिए कि यू नीड टू स्टार्ट बाय सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कहां चलिए, पीछे, ओके। और ये जो रूल था इस रूल को डाल के आगे बढ़ जाइए। अब देखिए कैसे, हम देखते हैं कि हाउ टू ट्रांसलेट इट। वह अंग्रेजी सीखना चाहता है, ही, ओके, चाहता है को क्या बोलते हैं बेटा, ओके, wants, want रूल क्या कहता है कि भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो want में wants लगेगा। he wants to learn English, वो अंग्रेजी सीखना चाहता है, he wants to learn English, वो अंग्रेजी सीखना चाहता है, he wants to learn English। और यहाँ पर होता है कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, तो आप बनाते I want to learn English। अब यहाँ क्वेश्चन है कि सर इसमें आपने क्यों वॉन्ट्स लगाए और इसमें क्यों वॉन्ट लगाए, तो ये रूल है इंडेफिनिट के, जो कि आपको वीडियो लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। ये फंडा क्लियर हुआ कि किस तरह से हम दो वर्ब वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करें। मैं खाना पकाना सीख रहा हूं, आई एम, सीखना, लर्न, ओके। पर जब कोई एक्शन हो रही होती है सो हम उसमें आईएनजी का यूज करते हैं, तो आई एम लर्निंग, पकाने को क्या बोलेंगे, टू कुक फूड। सो मैं खाना पकाना सीख रहा हूं, दैट इज आई एम लर्निंग टू कुक फूड, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वह, ओके, कार खरीदने, वह कार खरीदने जा चुका था, वह कार खरीदने जा चुका था, ठीक है। तो देखिए ही, ओके, चुका था, हेड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे ना, हेड, ओके। जाने को क्या बोलेंगे, गो, पर इसके साथ क्या लगेगा, V3, गॉन, ओके। खरीदने को आप क्या बोलेंगे, टू बाय अ कार, ओके, ही हैड गॉन टू बाय अ कार। तो दैट इज द सिंपल फिनोमिना कि दो वर्ब आए तो दोनों को आपस में टू से जोड़ेंगे, पहली वाली जो वर्ब है वो रूल को फॉलो करो। अब क्वेश्चन आता है कि सर हाउ टू ट्रांसलेट बिग एंड बिगर सेंटेंस, कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, ओके, हाउ टू ट्रांसलेट बिग, बिगर एंड बिगेस्ट सेंटेंस, कितना भी बड़ा सेंटेंस है, ओके, हाउ टू ट्रांसलेट, ठीक। तो हमने क्या बोला कि फर्स्ट यू नीड टू थिंक दैट व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज इट। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि वो किस तरह का सेंटेंस है। दूसरे नंबर पर हमको उसमें फाइंड आउट करना है कि उसका सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे बिगिन होता है, सब्जेक्ट से। पर हाँ, ये एक्सेप्शन है कि यदि सेंटेंस किसी दूसरे तरह का है तो उसमें क्या होगा कि वो कंट्राडिक्शन करेगा और आपको उसके अकॉर्डिंग टू रूल लगाना पड़ेगा। सो हाउ टू ट्रांसलेट बिग एंड बिगर सेंटेंसेस, ऐसी स्थिति में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल लिख देता हूँ, ओके। जैसे ओके, राम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने, ओके, रविवार को, ओके, स्टेडियम जाना चाहता है, ठीक है। इससे भी बड़ा सेंटेंस ले लेंगे, ओके। अब जब भी कोई बड़ा सेंटेंस आए, क्या है, बड़ा सेंटेंस आए, तो उसकी ट्रांसलेशन के लिए हमको क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद हमको कहां चलना है, एकदम पीछे। कहां चलना है, पीछे। और उस पीछे से मतलब सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपने कहा जंप किया, लास्ट वर्ड पर, वर्ब पर गए
और उसके बाद सारे वर्ड्स को अपने साथ कनेक्ट करते लाइए। और जोड़ने के लिए हमने स्टार्टिंग में बताया था कि या तो कंजक्शन का यूज करेंगे या तो आप प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। कंजक्शन और प्रेपोजिशन जो भी सुटेबल होगा वहां पर उसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब इस बड़े से सेंटेंस को मैं अभी चुटकियों में सॉल्व करके दिखाता हूं आपको। देखिए कैसे। राम अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने रविवार को स्टेडियम जाना चाहता है। राम चाहता है तो wants, ओके, टू, ओके, गो। जब भी किसी जगह की बात है तो उसके पहले टू। राम wants to go to stadium, ओके, stadium। Ram wants to go to stadium on Sunday to play cricket, okay, with his friends। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप उसको यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में वर्ब को ऐड करना हो, किसको ऐड करना हो, वर्ब को ऐड करना हो, तब 2+V1 से ही ऐड करेंगे जब जो भी दूसरी वर्ब आएगी। अब 2 की जगह 3, 4, 5, 6, 10 जितनी भी वर्ब आ जाए यू कैन गो विद इट। ठीक है, एक सेंटेंस और मैं आपको फाइनल प्रैक्टिस करा देता हूं। ओके, यू कैन लर्न। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि ओके, भारतीय किसान अपनी, ओके, भारतीय किसान प्रतिवर्ष, भारतीय किसान प्रतिवर्ष अपनी फसलों को बेचने के लिए मंडी जाता है। इससे भी बड़ा सेंटेंस, एक सेंटेंस और लेता हूं कि मैं प्रतिदिन सुबह 10 बजे अंग्रेजी सीखने मिरेकल आना, ओके, मिरेकल अपने दोस्तों के साथ 1 घंटे के लिए आना चाहता हूं। ओके, इससे भी बड़ा होगा तो भी लेना। ठीक है, सो भारतीय किसान प्रतिवर्ष अपनी फसलों को बेचने के लिए मंडी जाता है, तो क्या बनेगा, इंडियन फार्मर, ओके, गोज टू कहाँ जाता है, मंडी, गोज टू मंडी, काय के लिए, फॉर, ओके, बेचने को अब यहाँ पर क्या बोलेंगे, सेलिंग, क्योंकि फॉर के बाद हमेशा किसका यूज होता है, VSG, फॉर सेलिंग हिज क्रॉप्स, ओके, एवरी ईयर। ओके, तो दोस्तों अगर आपको ये समझ में आया तो इस सेंटेंस का आप ट्रांसलेशन करेंगे, कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे व्हाट इज द करेक्ट ट्रांसलेशन। और इस मेथड को अंडरस्टैंड करके फ्रेंड्स आप जबरदस्त अपने कम्युनिकेशन को करेंगे, आप अपने ट्रांसलेशन ट्रिक को इम्प्रूव करेंगे और आप अपनी कम्युनिकेशन को भी बेहतर बनाएंगे। इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमें फॉलो कीजिए। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल तो एक बार फिर से सब्सक्राइब कर लीजिए, पुश द लाइक बटन so that you can get the new updates. Friends, thank you for watching this.